नमस्कार मित्रों, मेरा नाम गौरव दीक्षित है। मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की ऑप्शनल सीरीज़ लेके आया हूँ। ये खासकर विशेषकर मदद करेगी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ज्योग्राफी में पेपर दो तरीके के पेपर होते हैं। एक पेपर होता है हमारा पेपर 1 और दूसरा होता है हमारा पेपर 2। तो पेपर 1 में आपका विश्व का भूगोल आता है, पेपर 2 में आपका भारत का भूगोल आता है। पेपर 1 में भौतिकी भूगोल होता है, पेपर 2 में मानवीय भूगोल होता है। तो इसी में हम पेपर 1 में हम देखेंगे कि पहला जो टॉपिक है भौतिकी भूगोल, उसका जो एक छोटा सा टॉपिक है भू आकृति विज्ञान, उसी को हमें यहाँ पे आज देखना है। ठीक है, मेरा नाम गौरव दीक्षित है और मैंने 2 बार IAS का मेंस लिखा हुआ है। मेरी साइट है gurujichellad.com, जो भी अब कंस्ट्रक्शन में है। यहाँ पे हमें कंटेंट में देखना है कि पहले हमें भू आकृति विज्ञान का परिचय यहाँ पे इसको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, इसी में ही आपका उच्चावच्य को देखने को मिलेगा। उच्चावच्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। परिचय देखिए, कोई भी चीज़ को अगर हमें पढ़ना होता है तो उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसकी महत्वता देखी जाती है, उसके क्या विशेष महत्व हैं। अगर भू आकृति विज्ञान को आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई भी एक छोटी सी भूमि ले लीजिए, उसको भी आप भू आकृति में सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि वो भू आकृति बना रही है। कोई भी समतल भूमि हो गई, पहाड़ हो गया, नदी हो गई, ये सब भू आकृति विज्ञान के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये जो भूमि है वो आपके लिए खेती के लिए उपयोगी है, ठीक है। और जब ये खेती के लिए उपयोगी है तो इसके लिए आवश्यकता किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी आपकी पानी की, खाद की आवश्यकता पड़ेगी, आपको कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए यहाँ पर पानी की आवश्यकता किसान को पड़ेगी, क्योंकि ये किसान खेतों में पानी देगा। और खाद की आवश्यकता पड़ेगी, फसल अच्छी करनी है तो उसको खाद यहाँ पे देनी पड़ेगी खेतों में। कोल्ड स्टोरेज दूसरी चीज़, अब जब किसान अपना प्रोडक्ट काटता है आखिरी में, तो उसे कनेक्टिविटी की आवश्यकता भी पड़ती है। तो यहाँ पर उसको अपना प्रोडक्ट को रखना होता है, तो वह अपना प्रोडक्ट कोल्ड स्टोरेज में रखता है ताकि वह कुछ समय बाद में उस प्रोडक्ट को बेच सके। फिर उसके बाद कनेक्टिविटी की यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कनेक्टिविटी की आवश्यकता उसको पड़ती है, क्योंकि गांव से लेके शहर में, शहर से लेके गांव तक उसको ले जाना पड़ता है अपने सामान को। तो अच्छी कनेक्टिविटी की आवश्यकता पड़ती है ताकि लीकेज होने की संभावना कम हो सके। तीसरी चीज़, एजुकेशन उसको देना पड़ता है कि उसको कितना खाद वहाँ उस ज़मीन में डालने की आवश्यकता है, कि वहाँ पे न्यूट्रिशन कितना है उस ज़मीन के अंदर, और उस ज़मीन के अंदर न्यूट्रिशन और दूसरे तरीके के कितने और चाहिए उसको, बाहरी रूप से उसको न्यूट्रिशन कितने चाहिए, तो वह किसान इस बात का ज्ञान उसको होना चाहिए। तीसरी चीज़, एक कौशल विकास भी आवश्यकता होती है कि हम किस तरीके से हम कौशल विकास किसानों को मुहैया करा के उसकी खेती के साथ साथ उसका पशुपालन का भी काम करा सकें। दूसरी चीज़, और भी अन्य तरीके की वस्तुओं का उत्पादन किसान कर सके। अब ये जो लैंड है, इस लैंड को प्रयोग कर सकते हैं इंडस्ट्रियल में, औद्योगिकरण में इसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्डिंग बनाने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है इसका। इस भू आकृति के विभिन्न प्रकार का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके से भू आकृति का पढ़ना एक अपने आप में विशेष महत्व बन जाता है, इसलिए हम इसके भू आकृति को पढ़ते हैं। तो भू आकृति होती क्या है, और उससे पहले देखिए क्या क्या हो सकता है कि संसाधनों पे प्रभाव। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, जैसे एक खेती मैंने आप लोगों को बताया कि खेती के साथ साथ उस पर अलग संसाधन किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो ये एक संसाधनों पर प्रभाव भी डालता है, जैसे पानी है, खाद है, कोल्ड स्टोरेज है, कनेक्टिविटी। तो अलग अलग विभिन्न तरीके के संसाधनों पर ये अपना प्रभाव छोड़ता है। दूसरा, इससे क्या होगा, आर्थिक विकास संभव हो पाएगा। जैसे ही आर्थिक विकास संभव हो पाएगा, जनसंख्या वहाँ पर धीरे धीरे रहने लगेगी, और जनसंख्या जैसे रहने लगती है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पहाड़ी क्षेत्र पे जनसंख्या और दूसरी समतल क्षेत्र पे जनसंख्या। यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र पे जनसंख्या हमें कम देखने को मिलती है अपेक्षाकृत समतल क्षेत्र के अंदर।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो काम करने के लिए नीचे आते हैं और फिर काम करने के बाद में वह अपने घर पे वापस हो जाते हैं। तो यहाँ पर उनको काफ़ी वर्कआउट करना पड़ता है, काफ़ी काम करना वहाँ पे पड़ता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र पे अगर यहाँ पे बरसात वगैरह कुछ भी होती है तो यहाँ पर लैंडस्लाइड होने का खतरा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इंडस्ट्रियल एरिया जितने भी होते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्री जो लगाने के लिए सोचते हैं काफ़ी रिस्क होता है उनके लिए। तो इसलिए इंडस्ट्री ना तो पहाड़ों के नीचे लगाई जाती है ना ही पहाड़ों के ऊपर लगाई जाती है। वुड इंडस्ट्री जरूर पाई जाती है लेकिन उतनी ज़्यादा ये आर्थिक विकास नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल क्षेत्र का विकास डेवलप नहीं हो पाता है, तो इसलिए जनसंख्या का निवास भी इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। यहाँ पर मैंने एक मानचित्र लिया है, तो इस मानचित्र में आप ये देख सकते हैं कि बैंगनी कलर का जितना भी क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र पे पॉपुलेशन डेंसिटी या इसको हम कह सकते हैं जनसंख्या घनत्व कम है काफ़ी, ठीक है। और जो कि लैंड है वो अनप्रोडक्टिव है। मतलब अनप्रोडक्टिव का मतलब ये होता है कि ये बंजर भूमि है। ये जितनी भी बैंगनी कलर की आप लोगों को दिखाई दे रही है वह आपकी बंजर जमीन है। फिर अगर इससे ऊपर हम देखें घास फूस के मैदान, ये जितने भी आपको सफ़ेद रंग के दिखाई दे रहे हैं वह घास फूस के मैदान है। ये वाले घास फूस के मैदान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर हरे रंग के जंगल है और फिर उसके बाद पीले रंग के यहाँ पे आप देख सकते हैं अरेबल लैंड है। तो ये पीले रंग के अरेबल मतलब खेतीबाड़ी वाले क्षेत्र है। अब मेरा आपसे प्रश्न ये है कि कहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा अधिक पाई जाएगी। ऑब्वियसली यहाँ पर जनसंख्या पीले वाले क्षेत्रों में जनसंख्या आपकी काफ़ी ज़्यादा पाई जाएगी, अपेक्षाकृत जंगलों वाले क्षेत्र में, अपेक्षाकृत घास फूस के मैदानों में, अपेक्षाकृत बंजर ज़मीन में। देख लेते हैं यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन जो जनसंख्या घनत्व का है वहाँ पे आपका 25 से भी कम है। कहाँ पर? इस बंजर ज़मीन पे। मैंने आपको दिखाया था ना पहले बंजर ज़मीन वाला, तो इस बंजर ज़मीन पे आपका 25 से भी कम जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। यहाँ पे जो डार्क बैगनी कलर का है वहाँ पे जनसंख्या घनत्व 400 से भी ज़्यादा है। ये वाला क्षेत्र में इसमें जनसंख्या आपका 200 से 400 के बीच में है। तो मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डार्क येलो है उधर पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, फिर उसके बाद में हल्के पीले रंग में। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं कि और हल्का पीला रंग है, वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कितना है 100 से 200। और देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सफ़ेद रंग है वहाँ पे आपका जनसंख्या कितना है 50 से 100। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है तो वहाँ पर आपका जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाता है, जनसंख्या घनत्व तो आपके ज़्यादा पाई जाती है अपेक्षाकृत बंजर जमीन के ऊपर। अब विभिन्न जो भौगोलिक शास्त्र थे, विभिन्न भौगोलिक शास्त्र थे, वैज्ञानिक थे, जैसे कि स्टॉलर, थॉर्नबेरी, आर्थर होम्स, तो इन्होंने अपनी भू आकृति पे परिभाषा दी है। तो भू आकृति को समान रूप से समझा जा सके इसलिए इन्होंने एक कॉमन सी परिभाषा दे दी है, जैसे कि ये क्या है, उच्च वाचों का अध्ययन करता है, उच्च बच्चों का अध्ययन करता है। अब उच्च बच्चे क्या होते हैं कि जिनका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आयाम से संयोजित होता है, जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस उसके अंदर होते हैं। अब जैसे कि देख लीजिए महाद्वीप है, महासागर है, पर्वत है, पठार है, नदी है, नदी नहीं होगी, झील है, प्रपात है, क्लिफ है, बालू का स्तूप है, गॉर्जेस है, वी शेप है और अन्य घाटियां, ठीक है, अन्य घाटियां। अब ये किस श्रेणी के उच्चावच होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ये सबसे पहले आता है, ये किस श्रेणी के उच्चावच होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये महाद्वीप में सात महाद्वीप आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये महासागर आप लोग देख रहे हैं नीले रंग के, जितना भी पोर्शन है नीले रंग का वह सब महासागर है। ये अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। यहाँ पर ये पर्वत आप लोग देख सकते हैं, झील है, प्रपात है,
पठार है, ये किस श्रेणी में आते हैं हमें ये पता करना है। गॉर्जेस है, वी शेप घाटी है, कश्मीर की घाटियाँ हैं, किस श्रेणी के अंदर आएंगी। क्लिफ है, क्लिफ मतलब पहाड़ का इस तरीके से जब आकार बन जाता है तब उसको हम क्लिफ कहते हैं। जैसे कि कपड़े जो आप टांगते हैं तो कपड़े टांगने वाला जो पोर्शन होता है जिस पे आप कपड़े टांगते हैं वो है पोर्शन आपका क्लिफ कहलाया जाता है, ठीक है। उसी तरीके की यहाँ पे पहाड़ जब अपना रूप परिवर्तित कर देता है तब उसको हम क्लिफ कहते हैं। भू-आकृति क्या है? उच्च वाचकों का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। क्या करता है? क्रमबद्ध अध्ययन करता है, मतलब कि उनकी कैसे उत्पत्ति हुई, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका विकास कैसे हुआ, उनका वर्तमान रूप क्या है। उच्चवाचक कितने तरीके के होते हैं? उच्चवाचक आपके 3 तरीके के होते हैं। पहला प्रथम उच्चवाचक, दूसरा द्वितीय उच्चवाचक, तीसरा तृतीय उच्चवाचक। प्रथम उच्चवाचक क्या होते हैं? प्रथम उच्चवाचक वे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आंतरिक ऊर्जा से बने हों, पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा से बने होते हैं, ठीक है। अब ये पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा होती क्या है ये देख लेते हैं। देखिए पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है? पृथ्वी के बाहरी सतह, क्रस्ट, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। अब ये क्रस्ट के नीचे क्या है? मैग्मा। जब पृथ्वी से ऊपर निकलता है तो पृथ्वी से जब ऊपर निकलता है और ठंडा होता है तो ठंडे होने के बाद में वह एक क्रस्ट का निर्माण करता है, और जब ये क्रस्ट का निर्माण करता है तो इसका मतलब हम ये समझ जाते हैं कि ये पृथ्वी के आंतरिक ऊर्जा से ही क्रस्ट बन रही है। और जब पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा से ही क्रस्ट बनती है तब हम उसको कहाँ पर रखते हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चवाचकों में रखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि एक मैंने वोल्केनो लिया है, ज्वालामुखी लिया हुआ है। तो इस ज्वालामुखी में आप लोग देख रहे हैं कि आंतरिक ऊर्जा से यहाँ पर ज्वालामुखी का वॉल्व खुल जाता है, और वॉल्व खुलने के बाद में जो आकृति बनती है तो वह आकृति कहाँ पर रखी जाएगी? प्रथम श्रेणी के उच्चवाचकों में रखी जाएगी। और दूसरी बात तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर भी ये एक आकृति बनाती है जिसको हम सिल कहते हैं, और यहाँ पर ये वाली आकृति आपको देखने को मिलेगी जिसको हम लोकोलिथ कहते हैं। ये आपका बैथोलिथ होता है, ये डाइक होता है। तो ये जितनी भी आकृति आपकी बनाई जा रही हैं, या फिर आपका क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि डाइक किस श्रेणी के अंदर आती है, ज्वालामुखी की जो डाइक होती है वह आकृति किस श्रेणी के अंदर आती है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो भी पृथ्वी की ऊर्जा से बन रही है, जो आकृति पृथ्वी की ऊर्जा से बन रही है, उसको हम प्रथम श्रेणी के उच्चवाचकों में रखते हैं। यहाँ पर एक वीडियो है, देख लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से पृथ्वी हमारी डेवलप हो रही है। यहाँ पर पृथ्वी की जो सतह है वो काफ़ी गर्म है, पिघली हुई है। चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पहले का जो एक पृथ्वी का रोटेशन होता था वह 6 घंटे का होता है। आज के समय में 24 घंटे का होता है। और वहाँ पे जो लावा, ये आप लोग देख रहे हैं ना लावा, तो ये जो लावा की धाराएं होती थी वो आज के समय में समुद्र की धारा से 25 गुना ऊपर उठती थी। क्योंकि ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता था। जैसे जैसे चंद्रमा दूर हटता चला गया तो पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती चली गई। ये जो लावा धीरे धीरे ठंडा होता चला गया। जब ठंडा होने के बाद में इसने एक जमीन सतह बनाई। अब जब ये सतह जो थी इससे हमारे पृथ्वी का धीरे धीरे निर्माण हुआ। तो इस सतह का जो आप निर्माण देख रहे हैं उससे क्या मतलब समझते हैं? इस सतह का निर्माण से मतलब ये समझते हैं कि सबसे पहले हमारी पृथ्वी जो बनी है वो महासागरीय से बनी है। पृथ्वी की जो क्रस्ट है वो महासागरीय से है। जब पृथ्वी की क्रस्ट महासागरीय से है तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में एक दूसरे से टकराने के बाद में महाद्वीप इसने बनाया। अब महाद्वीप का मतलब क्या होता है? देखिए, द्वीप मतलब चारों तरफ से पानी से वो घिरा हुआ हो। महाद्वीप का मतलब बहुत बड़ा ऐसा द्वीप, जो कि बहुत बड़ा ऐसा द्वीप जिसको हमने महाद्वीप का परिभाषाएं दे दी है। वह भी पानी से चारों ओर घिरा रहता है। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इन सबको भी आप लोग देखिएगा, इसी को हम महाद्वीपीय
कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन, लैंड पोर्शन होता है जो कि महाद्वीप से बना है। पहले होता है महासागर का, फिर उसके बाद महाद्वीप का निर्माण होता है। अब यहाँ पे द्वितीय, फिर उसके बाद आती है द्वितीय श्रेणी के उच्चवच। द्वितीय श्रेणी के सेकेंड ऑर्डर रिलीफ। सेकेंड ऑर्डर रिलीफ क्या होते हैं? जो कि आंतरिक, मतलब बाहर के जो बल होते हैं, मैं आपको बता दूंगा क्या कौन से बल होते हैं, बाहर के बल और आंतरिक बल। अब देखिए यहाँ पे दोनों बल जब आपस में मिलते हैं तब वह सेकंड ऑर्डर रिलीफ बनाते हैं। खास बात इनकी ये होती है कि ये जो रिलीफ बनाते हैं, ये जो आकृति बनाते हैं, वह प्रथम श्रेणी के ऊपर बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं? प्रथम श्रेणी के ऊपर बनाते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए ये महाद्वीप है, महाद्वीप के ऊपर क्या बन गया? पर्वत। ठीक है, महाद्वीप के ऊपर क्या बन गया? पठार। ये जो फीचर हैं या फिर ये जो आकृति हैं वह कहाँ पे बन रही है? महाद्वीप के ऊपर। अब ऐसे ही समुद्र के नीचे भी, समुद्र में भी पाई जाती हैं। समुद्र में जैसे समुद्रीय पहाड़, खाई इत्यादि। तो ये सब आपके आंतरिक बल और बाहरी बलों के कारण जितने भी आकृति बनाई जाती है, हम उन सबको कहाँ पे रखते हैं? द्वितीय श्रेणी के उच्चवचों के अंदर उसको रख दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि द्वितीय श्रेणी के उच्चवच, पहली बात हम ये सीख गए कि किससे बने होते हैं? आंतरिक बल और बाहरी बलों का इसमें योगदान होता है। दूसरा, ये प्रथम श्रेणी के उच्चवच के ऊपर निर्धारित होते हैं। जैसे महाद्वीप पर ये क्या बना सकते हैं? पर्वत, मैदान, पठार, ठीक है, इत्यादि। दूसरी चीज, मध्य सागर रिज। मध्य सागर रिज महासागर में बना सकते हैं। ठीक है, मध्य सागर रिज, समुद्री खाई, समुद्री पर्वत। वही चीज यहाँ पर फिर से दोबारा बता दी गई है कि किस तरीके से यहाँ पर ये प्रथम श्रेणी के उच्चवचों पे ऊपर आरोपित होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक प्रोसेस आपको बताई गई है, माउंटेन पहाड़ों की प्रोसेस बताई, किस तरीके से पहाड़ों का निर्माण होता है। यहाँ पे दोनों आप देख रहे हैं कि आंतरिक बल जब लग रहे होते हैं तब आंतरिक बलों से पहाड़ों का धीरे धीरे निर्माण होता है। और ये बाहरी जो बल होते हैं, जैसे हवाएं आप लोग देख रहे हैं, नदी देख, पर्वत को काट के किसका निर्माण हुआ? पठार का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो दूसरी चीज, अब देखिए मैदान का निर्माण कैसा होता है कि मैदान जब नदी पहाड़ों से होते हुए आती है तो अपने साथ में पहाड़ों के अवसाद भी लेते हुए आती है। ये अवसाद नदी के अंदर रहते हैं और जब बाढ़ आती है तब ये जो बाढ़ आती है नदी के अंदर, तब नदी चारों तरफ अपना पानी फैलाती है और साथ साथ उसका अवसाद भी फैलाती है। यहाँ पे देख लीजिए, ये नीचे अवसाद चल रहे हैं और ये अवसाद मैदान पे तब फैलाती है जब इसके अंदर बाढ़ आ जाती है। और जब बाढ़ आएगी या फिर नदी का पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो इस तरीके से यहाँ पर अवसाद को भी फैला देती है और ये अवसाद काफ़ी उपजाऊ सिद्ध होते हैं और खेती के लिए काफ़ी असरदार होते हैं। तो इसलिए सूखने के बाद में वह क्या बन जाते हैं? मैदान का एक रूप ले लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि समुद्री खाई, ये वाली जो खाई है, ये वाली जो खाई है वो आपकी क्या है? समुद्री खाई है। ये जो पर्वत आप लोग देख रहे हैं वो क्या है? समुद्री पर्वत है। समुद्री पर्वत जब ऊपर और उड़ जाता है समुद्र तल से, तब ये क्या बन जाता है? आइलैंड बन जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? द्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीप। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, महाद्वीप। महाद्वीप क्या होते हैं? बहुत बड़ा लैंड। ये एक छोटा सा लैंड का पोर्शन है जो कि ऊपर उठ चुका है। इसी तरीके से महाद्वीप भी कैसा होगा? समुद्र तल से काफ़ी ऊपर उठा हुआ होगा और उसकी जो जड़ें हैं महाद्वीप की, वह समुद्र से लगी हुई हैं। दूसरी चीज़, ये आपका क्या है? मिड ओशनिक रिज, मध्य सागरीय रिज। इधर से क्या निकलेगा? मैग्मा निकलेगा, मतलब पृथ्वी की ऊर्जा निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप मध्य ओशनिक रिज आप लोग देख रहे हैं सफ़ेद लाइन में। मध्य ओशनिक रिज लगभग सभी जगह पे फैली हुई है, लगभग सभी जगह पे, जो कि प्लेटों का निर्माण करती है। बहुत सारी प्लेटों का निर्माण करती है, मुख्यतः 20 प्लेटें हैं। ठीक है, और जब ये प्लेटों का हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तब हम इसमें देखेंगे और डिटेल से देखेंगे, विस्तार पूर्वक देखेंगे मध्य सागरीय रिज को। मध्य सागरीय रिज यहाँ पे देख रहे हैं, प्रशांत सागर में इस तरीके के, अटलांटिक सागर में इस तरीके के यहाँ पर
शेप में बना रही है। और यहाँ पे हिंद महासागर में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके के यहाँ पे ये शेप बना रही है। दूसरी चीज़, मध्य ओशनिक रिज इसलिए कहा गया था क्योंकि जब पहली बार इसकी खोज हुई थी तो ये एक अटलांटिक सागर को मध्य से ये काट रही थी, तब इसका नाम मध्य ओशनिक रिज रखा गया। तृतीय श्रेणी के उच्चावच, तृतीय श्रेणी के उच्चावच वह होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बाहरी बलों का योगदान होते हैं। पहले श्रेणी के उच्चावच वो होते हैं जो कि आंतरिक बलों का इस्तेमाल होता है। दूसरे श्रेणी के उच्चावच वह होते हैं जो कि आंतरिक प्लस बाहरी बल का इस्तेमाल होता है। तीसरे श्रेणी के उच्चावच वह होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बाहरी बलों का इस्तेमाल होता है। अब जैसे बाहरी बल कौन से हो जाते हैं, हवा हो जाती है, बाहरी बल के एजेंट, जैसे कि हवा हो जाती है, एयर, हवा, ठीक है, वर्षा है आपका, तापमान है, टेम्परेचर है, समुद्र का पानी है, बताता हूँ कैसे होगा, समुद्र का पानी है। अब देखिए यहाँ पर जो हवा है वो कटाव का एजेंट काम करेगी। इससे पहले का वीडियो हमने देखा था कि किस तरीके से पहाड़ों को हवा काटते हुए कटाव का एजेंट काम, धीरे धीरे पर्वतों को काटते हुए हवा, पानी, टेम्परेचर, इन सब का इस्तेमाल होते हुए, हवा, पानी और ताप का इस्तेमाल होते हुए आप लोग देख सकते हैं कि जो अरावली पर्वत आज के समय पे है वो पहले कभी हिमालय से ऊंचा हुआ करता था, लेकिन इन सभी के द्वारा अरावली पर्वत कैसी है, सिर्फ उसके कुछ ही अंश पाए जाते हैं। दिल्ली भी जो शहर बसा हुआ है वह भी अरावली के ऊपर ही बसा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से पर्वत को यह एक प्लेन क्षेत्र में लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर समुद्र का पानी भी एक कटाव का एजेंट काम करता है। जैसे ये कटाव का एजेंट कैसे काम करेगा, समुद्र का पानी कोस्टल एरिया को काटेगा, कोस्टल क्षेत्र को काटता रहेगा, कोस्टल क्षेत्र को धीरे धीरे काटता है तो उसका जो अवसाद है वो अपने अंदर उसका अवसाद अपने साथ में ले जाता है और फिर दोबारा कोस्टल एरिया को टकराता है, बार बार कोस्टल एरिया से टकराता है तो वह कोस्टल एरिया धीरे धीरे घटने लगता है। इसके बचाव के लिए हमारे पास में अन्य महत्वपूर्ण उपाय हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे जब हम समुद्र के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये जो आकृति बनती हैं वो धीरे धीरे किससे बनती हैं, भारी बलों के द्वारा आकृति हमारी बनती है। तो वही चीज़ है कि जो कि भारी बलों द्वारा बनती है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वी आकार की जो घाटी है, गॉर्जेस है, प्रपात है, ये सब किससे बने हैं, भारी बलों के द्वारा बने हैं। अब जैसे मान लीजिए नदी है, ठीक है, अब ये जो नदी है वह माउंटेन क्षेत्र से फ्लो कर रही है, ठीक है, माउंटेन क्षेत्र से फ्लो कर रही है। पहले यहाँ से फ्लो कर रही थी धीरे धीरे, अब इसने क्या किया कि इसने काटना चालू कर दिया नदी ने। अवसाद मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था किस तरीके से नदी अपने साथ में पर्वतों का अवसाद लेके आती है। जब ये पर्वतों को काटने लगती है तो वह अवसाद अपने साथ में लेते हुए चलती है, धीरे धीरे ये पर्वतों की जो खाई है वो बढ़ा देती है, तो इस तरीके का आकार ले लेती है। इसी को हम कहते हैं वी शेप की घाटी। अब ये आकार धीरे धीरे और बड़ा हो जाता है तो दो पर्वतों के बीच में क्या बन जाता है, इस तरीके की आकृति बन जाती है और यहाँ से नदी बहना स्टार्ट कर देती है। इसी को हम क्या कहते हैं, गॉर्ज। इसी को हम क्या कहते हैं, गॉर्जेस। प्रपात क्या होता है, जब नदी पहाड़ से नीचे गिरती है तो वह एक अलग तरीके की आकृति बनाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रपात। अब देखिए यहाँ पे अलग तरीके की आकृति बनाने का मतलब यहाँ पर देखिए इस तरीके के यहाँ पर ये पहाड़ है, अगर नदी गिरेगी तो उसका पानी कहाँ जाएगा, इधर। तो यहाँ पे नदी कटाव का एजेंट इसको काटती रहेगी, धीरे धीरे इसको काटेगी, फिर इतना पोर्शन काटने के बाद में अलग कर देगी, फिर धीरे धीरे इधर से बहेगी, फिर इधर आएगी, फिर इसको काटेगी, पर्वत को काटेगी, धीरे धीरे उसका पोर्शन फिर से अलग कर देगी। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है कि किस तरह नदी कटाव का एजेंट का काम करती है और किस तरीके की आकृति वह उत्पन्न करती है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया नदी हिमनद, वैसे ही जो नदी का काम करता है वही हिमनद का काम हो जाता है। कोस्टल एरिया में आपका समुद्रीय
समुद्र का जो पानी होता है वह भी काटता हुआ चलता है हवा और मानवीय क्रियाएं जैसे कि मानव आजकल जो डैम बना लेते हैं, उससे क्या होता है कि नदी को एक जगह पर रोक दिया जाता है, उससे वहाँ पे प्रेशर लगता है, उस क्षेत्र पर प्रेशर लगता है, उससे भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये महाद्वीप पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये जो श्रेणी है वो महाद्वीप पर ही पाई जाती हैं। पहली बात याद रखिएगा कि ये जो श्रेणी है ज़्यादातर आपकी महाद्वीप पर ही पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? अब देख लीजिए, नदी आखिरी में कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। हिमनद तो बहकर पिघलकर फिर नदी का रूप ले लेती है, फिर वापस समुद्र में मिल जाती है। कोस्टल एरिया खुद समुद्र है, समुद्र से प्रभावित होता है। हवा समुद्र के अंदर नहीं हो सकती है, और मानवीय की इतनी ज़्यादा अभी रिसर्च नहीं हुआ है समुद्र के अंदर, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब कि दाब समुद्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए मानव समुद्र के अंदर इतनी ज़्यादा खोज नहीं कर पाया है। ये देखिए यहाँ पर एक शेप आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये क्या है? आपकी वी शेप की वैली है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपके गॉर्जेस देखने को मिलेगा, ये क्या है? आपके गॉर्जेस हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरीके से नदी को काट के वी शेप बनाती है और गॉर्जेस का निर्माण करती है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि भारत के द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों का वर्णन कीजिए। मतलब कि द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों का वर्णन कीजिए। कहाँ, किसके? भारत के। अब देखिए यहाँ पे कभी भी आप पोर्शन स्टार्ट करें, आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब कि यहाँ पर आप अपना परिचय देंगे, फिर उसके बाद बॉडी होगी, फिर उसके बाद आंसर की बॉडी होगी, फिर उसके बाद आपका कंक्लूजन या फिर संदर्भ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपका 2 से 3 लाइन में होना चाहिए। यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपका 15 से 16 लाइन के बीच में होना चाहिए, और यहाँ पर आपका फिर से 2 से 3 लाइन के बीच में होना चाहिए। ये मैंने किस आधार पर कैलकुलेट किया है? इस आधार पर कैलकुलेट किया है कि अगर आपका एक लाइन में 8 शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, कितने शब्द? 8 शब्द, तो आपका आंसर खत्म होना चाहिए 20 से 21 लाइनों में। और जब आप 20 से 21 लाइनों को तोड़ोगे तो कुछ इसी तरीके का विभाजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेल्फ डिटर्मिनेंट होना पड़ेगा इस आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि आंसर राइटिंग ही आपको सिलेक्शन करवाती है। आंसर राइटिंग के बिना सिलेक्शन नहीं संभव हो पाता है। और मैं यहाँ पे आंसर राइटिंग के लिए जो पिछले साल के 5 या 6 साल के पेपर हैं उसको मैं यहाँ पर भी मैं लेके आऊँगा, किस तरीके से उनका आंसर होना चाहिए और किस तरीके का लिखावट हमारी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले इसमें ये याद रखना है कि इंट्रोडक्शन जब भी हम लिखें तो एक पॉजिटिव नोट के साथ में लिखेंगे। पॉजिटिव मतलब कि एक ऊर्जा के साथ में हमारा चालू होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर चालू होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि भारत में विभिन्न प्रकार की द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पाए जाते हैं। ठीक है, और भारत इन सभी में विविधता रखता है। दूसरी चीज़, फिर उसके बाद हम बॉडी का निर्माण करते चलेंगे, जैसे कि भारत के अंदर कैसे क्या पाए जाते हैं? पर्वत पाए जाते हैं, बिल्कुल पर्वत हैं। अब फिर उसके बाद पठार हैं और मैदान है। ठीक है, ये बॉडी में लिख देना है। अब पर्वत में आप लोग क्या लिखेंगे? हिमालय है, हिमालय जो कि क्या है? फोल्ड माउंटेन है। वलैत पर्वत कैसा है? यंग है, बिल्कुल है, यंग पर्वत है जो कि अभी भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसको 3 कैटेगरी में आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। आपका बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा इसमें लिख सकते हैं पर्वत में विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल, सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपने फोल्ड लिख लिया, फिर ये किस श्रेणी में आ जाते हैं? ब्लॉक माउंटेन में, ब्लॉक पर्वतों में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप ज्वारीय पर्वत भी लिख सकते हैं,
ज्वारीय पर्वत, जैसे आपका अंडमान में पाया जाता है बैरन आइलैंड। इस तरीके से यहाँ पे पर्वत को इतना लिख देना है, बहुत इतना ज़्यादा डीप में और नहीं जाना है, बस इतना, क्योंकि हमें सिर्फ उच्चवाचों का वर्णन करना है। ठीक है, अब उसके बाद पठार के लिए लिख दीजिए। पठार आपके कौन से हैं? रांची का पठार है, लद्दाख का पठार है, इत्यादि। इतना लिख देना है। फिर उसके बाद मैदान के बारे में लिखना है। मैदान में क्या है आपका? गंगा का मैदान है। किससे बना है? ऑब्वियसली गंगा यमुना से। नेक्स्ट रेगिस्तान है। रेगिस्तान भी तो एक मैदान है। यहाँ पर आप कंक्लूजन लिख सकते हैं कि भारत में बहुत तरीके की विभिन्नता पाई जाती है, और साथ ही साथ में विभिन्नता के साथ में वहाँ पे जो रहने वाले जीव हैं और मानव हैं वह एक दूसरे के साथ में किस तरीके का उनका व्यवहार होता है, और ये डिपेंड करता है अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग। खाने का, रहने का, पूजा और त्यौहार बनाने का, और भी अन्य जो सम्मेलन होते हैं उनका करने का बिल्कुल अलग तरीका यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। तो इसी के साथ में पॉजिटिव नोट होते हुए हमें आंसर को ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। नमस्कार।